अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानी आ डेज़ वेट। जब वह खिड़कियां बंद करने के लिए कमरे में आया तो हम सब बिस्तर पर ही लेटे थे और मैंने देखा कि वह बीमार लग रहा था। वह कांप रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद था और वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे चलने से दर्द होता हो। क्या बात है सेज? मुझे सिर दर्द है। बेहतर होगा तुम वापस बिस्तर पर चले जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बिस्तर पर जाओ, मैं कपड़े पहनकर तुम्हें देखता हूँ। पर जब मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो वह अलाव के पास कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। वह 9 वर्ष का एक बेहद बीमार और दुखी लड़का लग रहा था। जब मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो मुझे पता चल गया कि उसे बुखार था। तुम बिस्तर पर जाओ, मैंने कहा, तुम बीमार हो। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। जब डॉक्टर आया तो उसने लड़के का बुखार जांचा। कितना बुखार है? मैंने उससे पूछा। 102। डॉक्टर अलग अलग रंग के कैप्सूलों में 3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ और उन्हें देने के बारे में हिदायतें भी दे गया। एक दवा बुखार उतारने के लिए थी, दूसरी एक रेचक थी और तीसरी अम्लीय स्थिति पर काबू पाने के लिए थी। इन्फ्लुएंजा के कीटाणु केवल अम्लीय स्थिति में ही जीवित रह सकते हैं, उसने बताया। लगता था उसे इन्फ्लुएंजा के बारे में सब कुछ मालूम था और उसने कहा कि यदि बुखार 104 डिग्री से ऊपर नहीं गया तो डरने की कोई बात नहीं। यह फ्लू का एक हल्का हमला है और यदि आप नमोनिया से बचे तो खतरे की कोई बात नहीं। कमरे में वापस जाकर मैंने लड़के का बुखार लिखा और अलग अलग तरह के कैप्सूलों को देने का समय नोट किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, लड़के ने कहा। उसका चेहरा बेहद सफ़ेद था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटा था और जो कुछ हो रहा था उससे बेहद निर्लिप्त लग रहा था। मैं उसे हार्वर्ड पाइल की समुद्री डाकुओं की किताब ज़ोर से पढ़कर सुनाने लगा, लेकिन मैं देख सकता था कि मैं जो पढ़ रहा था उसमें वह दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अब कैसे महसूस कर रहे हो सेज? मैंने उससे पूछा। अब तक ठीक वैसे ही, उसने कहा। मैं बिस्तर पर एक कोने पर बैठकर अपने लिए पढ़ता रहा, उसे दूसरे कैप्सूल देने के समय का इंतज़ार करता रहा। उसका सो जाना स्वाभाविक होता, लेकिन जब मैंने निगाह ऊपर उठाई तो वह बड़े अजीब ढंग से बिस्तर के पैतानों के घूर रहा था। तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें दवा देने के लिए उठा दूंगा। मुझे जगह रहना अधिक पसंद है। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, अगर आपको परेशानी हो रही है पापा, तो आपका यहाँ मेरे पास रहना ज़रूरी नहीं। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही। नहीं, मेरा मतलब है, अगर आपको परेशानी हो तो आप यहाँ मत रुकिए। मैंने सोचा शायद बुखार के कारण वह थोड़ा व्याकुल हो गया था और 11 बजे उसे निर्दिष्ट कैप्सूलों को देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। वह एक चमकीला ठंडा दिन था और ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी। बर्फ़ जम गई थी, जिससे लगता था कि बिना पत्तों वाले सभी पेड़ों, झाड़ियों, सारी घास और खाली ज़मीन को बर्फ़ से रोगन कर दिया गया हो। मैंने आयरिश नस्ल के छोटे कुत्तों को सड़क पर कुछ दूर तक सैर करा लाने के लिए अपने साथ ले लिया। मैं उसे एक जमी हुई संकरी खाड़ी के बगल से ले गया, पर कांच जैसे सतह पर खड़ा होना या चलना मुश्किल था और वह लाल कुत्ता बार बार फिसलता और गिर जाता और मैं भी 2 बार ज़ोर से गिरा। एक बार तो मेरी बंदूक भी हाथ से छूटकर गिर गई, बर्फ़ पर फिसलते हुए दूर चली गई। हमने मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर लटके झाड़ झंखाड़ में छिपे बटेरों के एक झुंड को उत्तेजित करके उड़ा दिया और जब वह टीले के ऊपर से उस पार ओझल हो रही थी, मैंने उनमें से 2 को मार गिराया। झुंड में से कुछ बटेरें पेड़ों पर जा बैठी, पर उनमें से ज़्यादातर झाड़ झखाड़ के ढेर में तितर बितर हो गई और झाड़ झखाड़ के बर्फ़ से लदे टीलों पर कई बार उछलना ज़रूरी हो गया। तब जाकर वह उड़ी। जब आप बर्फीले लचीले झाड़ झखाड़ पर अस्थिर ढंग से संतुलन बनाए हो, तब उन्हें निशाना साध कर गोली मारना मुश्किल रहता है और मैंने 2 बटेरें मारी। 5 का निशाना चूका। घर के इतने पास एक झुंड को पाने प्रसन्न होकर वापस लौट चला। मैं इसलिए भी खुश था कि किसी और दिन शिकार करने के लिए इतनी सारी बटेरें बची रह गई थी। घर पहुंचने पर लोगों ने बताया कि लड़के ने किसी को भी कमरे में आने से मना कर दिया था।
तुम लोग अंदर नहीं आ सकते? उसने सबसे कहा। तुम्हें इस बीमारी से दूर रहना चाहिए जो मुझे हो गई है। मैं उसके पास भीतर गया और उसे ठीक उसी अवस्था में पाया जिसमें उसे छोड़ कर गया था। उसका चेहरा सफ़ेद था, पर उसके गालों का ऊपरी हिस्सा बुखार के कारण लाल हो गया था। वह सुबह की तरह बिना हिले डुले बिस्तर के पेताने को घूर रहा था। मैंने उसका बुखार जांचा। कितना है? 100 के आसपास, मैंने कहा। बुखार 102 से थोड़ा ज़्यादा था। बुखार 102 था, उसने कहा। यह किसने बताया? डॉक्टर ने। तुम्हारा बुखार ठीक ठाक है, मैंने कहा। चिंतित होने की कोई बात नहीं, मैं चिंता नहीं करता, उसने कहा, लेकिन मैं खुद को सोचने से नहीं रोक सकता। सोचो मत, मैंने कहा, तुम केवल आराम करो। मैं तो आराम ही कर रहा हूँ, उसने कहा और ठीक सामने देखने लगा। साफ लग रहा था कि वह किसी चीज़ के बारे में सोच सोच कर बेहद चिंतित हो रहा था। यह दवा पानी के साथ ले लो। क्या आप सोचते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होगा? हाँ, ज़रूर होगा। मैं बैठ गया और समुद्री डाकुओं वाली किताब खोलकर पढ़ने लगा, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए मैंने किताब बंद कर दी। आप क्या सोचते हैं मैं किस समय मरने वाला हूँ? क्या? मेरे मरने में अभी और कितनी देर लगेगी? तुम कोई मरने वरने नहीं जा रही हो। ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर को 102 कहते हुए सुना। लोग 102 बुखार में नहीं मरते। बेवकूफ़ी भरी बात नहीं करो। मैं जानता हूँ वह मरते हैं। फ्रांस में लड़के ने मुझे स्कूल में बताया था कि तुम 44 डिग्री बुखार होने पर जीवित नहीं बच सकते। मुझे तो 102 बुखार है। तो वह सुबह 9 बजे से लेकर दिन भर मरने का इंतज़ार करता रहा। और मेरे बेचारे सेज, मैंने कहा, मेरे बेचारे सेज, यह मीलों और किलोमीटरों की तरह है। तुम कोई मरने वरने नहीं जा रहे। वह एक दूसरा थर्मामीटर है। उस थर्मामीटर में 37 सामान्य होता है, जबकि इस थर्मामीटर में 98 सामान्य है। क्या आपको पक्का पता है? बेशक, मैंने कहा। यह मीलों और किलोमीटरों की तरह है। जैसे कि जब हम कार में 70 मील की यात्रा करते हैं तो हम कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं, समझे? ओह, उसने कहा। लेकिन बिस्तर के पैताने पर टिकी हुई उसकी निगाह धीरे धीरे स्थिर हुई। अपने ऊपर उसकी पकड़ भी अंत में ढीली हो गई और अगले दिन वह बेहद सुस्त और धीमा था और वह बड़ी आसानी से उन छोटी छोटी चीज़ों पर रोया जिनका कोई मतलब नहीं था।